अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाए। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये बात सुनने के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ती है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, नोटबुक और पेन लेकर जल्दी से रेडी हो जाइए मेरे साथ HBSC सैंपल पेपर का सेक्शन डी करने के लिए। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 32, सोल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो देखिए, क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है तो हम क्या करेंगे, 1/x को मान लेते हैं a, 1/y को b और 1/z को c, और इन इक्वेशंस को एक न्यू फॉर्म में लिखते हैं 2a + 3b + 10c इज इक्वल टू 4, 4a - 6b + 5c इज इक्वल टू 1, 6a + 9b - 20c इज इक्वल टू 2। इन तीनों इक्वेशंस को हमने ABC की फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब हम इसे मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं AX = B। A की क्या वैल्यू होगी, ABC के कोफिशिएंट्स लिखने हैं 2, 3, 10, 4 - 6 5, 6 9 और -20। ओके, यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, ABC कॉलम मैट्रिक्स, और B की वैल्यू इन कॉन्स्टेंट्स से जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम कहेंगे B। ओके, अब A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ से डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट नंबर 2 लिखना है आपको, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाने के बाद जो ये 4 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में दिस माइनस दिस। ओके, 120 - 9 5 = 45। उसके बाद हमें यहाँ से दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर के लिए आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे -3। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाने के बाद 4 नंबर्स आपको दिखाई देंगे, 4 6 5 और -20। ओके, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, 4 की मल्टीप्लाई -20 से और 6 5 = 30, -80 -30 प्लस, अब हमें ये लिखना है 10। 10 के लिए हम ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा देंगे। 4 नंबर्स जो हमें दिखाई देंगे वो होंगे 4 6 -6 और 9, ये वाले। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है 36 + 36। माइनस करते वक्त अगर पहले ही माइनस है तो उसका क्या बन जाएगा, प्लस। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से 120 - 45 × 2 150 प्लस ये बनेगा -110 की मल्टीप्लाई -3 के साथ 330 प्लस इनका सम 72 और 72 10 = 720, इन तीनों का सम 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ओके,
जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन होता है। एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू A इनवर्स B। ओके, इनफैक्ट ये सॉल्यूशन यूनिक होता है। नाउ हमें कैलकुलेट करने हैं कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, एक तरीका है, एक मेथड है। क्या कि जिस मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, 3/3 की ये मैट्रिक्स है और हमें इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो उन 9 कोफैक्टर्स को लिखने के लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं, A11, A12, A21, A13, now A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, जिनका सम ओड होता है वे नंबर्स इस साइड आ जाएंगे और उन सभी के आगे आपको पहले से ही माइनस लिख देना है। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे A11। A11 कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार मैट्रिक्स को यहाँ लिख देती हूँ अगेन। आपको अपनी कॉपी में ये दिखाई दे रही होगी ऊपर लिखी हुई, आपको इसे अगेन नहीं लिखना है। ओके, देखिए अब कोफैक्टर कैलकुलेट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, A11 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाने के बाद जो ये 4 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, यानी -6, 9, 5, -20। ओके, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 120 -45 यानी 75। सिमिलरली A12 कैलकुलेट करने के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप हटा देंगे। नंबर्स कौन से दिखाई देंगे, 4, 6, 5, -20। माइनस के सामने आपको लिखना है 4, 6, 5, -20। ये माइनस एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई -80 और इसकी मल्टीप्लाई 30। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30 यानी -80 -30 -110 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। सिमिलरली ये सभी कोफैक्टर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। इस वीडियो को यहीं पॉज करें और एक बार ये सभी कोफैक्टर्स कैलकुलेट करें। ओके, फिर अब जब आप आंसर मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं। ये वैल्यू माइनस का 150 आएगी जो प्लस 150 में कन्वर्ट हो जाएगी। A22 आएगा -100, ये वाली वैल्यू 0, ये वैल्यू 75, ये वैल्यू -30 आएगी जो +30 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वैल्यू आएगी -24। एडजॉइंट ए क्या होता है, इन सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये सभी कोफैक्टर्स आपको लिखने हैं, सबसे पहले 75, फिर 110, फिर 72, देन 150 माइनस का 100, 0, 75, 30 और -24। अगर इनका ट्रांसपोज कर लिया जाए तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। और ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना देना ऐसे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो से थर्ड कॉलम। ओके, अब x इज इक्वल टू A इनवर्स B है तो हमें यहाँ से A इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। A इनवर्स का क्या रूल होता है, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A।
डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू आई थी? 1200। ओके, ये वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। और एडजॉइंट है ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज 75 110 72, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। ओके, नाउ एक्स सॉल्यूशन कैसे आएगा? ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर बी के साथ कर दी जाए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आपने ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है और उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है। ओके, बी मैट्रिक्स क्या है? 4 1 2, यहां से 4 1 2। मल्टीप्लाई करने के लिए एरो का निशान लगाएं। 1/1200 ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। 75 की मल्टीप्लाई 4 से, 150 की 1 से, और 75 2 ज़ा 150। अब ये है सेकेंड रो, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ 110 4 ज़ा 440 माइनस का 100 प्लस 60। और फिर ये थर्ड रो 72 4 ज़ा 288 प्लस 0 माइनस 48, 24 2 ज़ा 48। ओके, 1/1200 एज इट इज। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 600, ये 400 और ये 240। ये 1200 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा? 600/1200 ऐसे, 400/1200 और 240/1200। इनकी वैल्यूज आएंगी 1/2, 1/3, 1/5। ये वैल्यूज किसकी आई हैं? एक्स की। और ये देखिए एक्स क्या था? एक्स था ए बी सी, यानी ये वैल्यूज आई ए बी सी की। और हमने स्टार्टिंग में ए बी सी को क्या माना हुआ है? 1/x 1/y 1/z को ए बी सी माना था। आंसर हमें एक्स वाई जेड में लेकर आना है। दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 1/5। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/a, यानी 1/1/2। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सिमिलरली y की वैल्यू भी 1/b यानी 3 हो जाएगी और z की वैल्यू 1/c यानी 5। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में चॉइस है या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या ये वाला। तो चलिए पहले डेफिनेट इंटीग्रल के इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 से π/2 देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 0 से π/2 का ये डेफिनेट इंटीग्रल है। कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अगेन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, सबसे पहले आपको इस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर आइडेंटिटी यूज करनी है। 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और dx एज इट इज। 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स
4 की मल्टीप्लाई 4 वन ज़ा 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, -4 और +1 का आंसर क्या होगा? -3। ये वाला 4 एज इट इज -3 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट की और इसे सिंप्लीफाई किया। ओके, अब जरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए। कोस स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, कोस स्क्वायर एक्स यहाँ भी। इस 4 - 3 को हम यहाँ न्यूमरेटर में बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे? सबसे पहले आपको 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि कोस स्क्वायर एक्स से पहले 3 आ जाए। ओके, अब हमें माइनस चाहिए तो आप माइनस यहाँ लगा दीजिए और माइनस यहाँ। अब बचा 4 को ऐड करना है और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से क्या होगा? जैसे ही हम डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे ये इंटीग्रल थोड़ा सा सोल्व करना आसान हो जाएगा। 0 से π/2 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स। एक बार तो इसके डिवाइड में लिखना है आपको डिनोमिनेटर। अब माइनस माइनस प्लस 4/3 इंटीग्रल dx ओवर 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स। ओके, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी dx है। -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। और ये इंटीग्रल सोल्व करने के लिए आपको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 4/3 एज इट इज। यहाँ आपने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया और 1/कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर में 4 के डिवाइड में कोस स्क्वायर लगेगा, वो भी रेसिप्रोकल होकर सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये वाला कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी -3 बचेगा ओनली। -1/3 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। लिमिट पुट होंगी 0 से π/2 प्लस 4/3 एज इट इज। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx भी एज इट इज, ये 4 भी एज इट इज। लेकिन इस सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। सीकेंड -10 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 10 स्क्वायर एक्स -3। -1/3 एज इट इज। एक्स के प्लेस पर आपने लिख दिया π/2 प्लस 4/3 सीकेंड स्क्वायर एक्स dx एज इट इज। 4 वन ज़ा 4 और 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहले मैं लिख देती हूँ 4 10 स्क्वायर एक्स और 4 - 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ओके, अब ये फर्स्ट टर्म तो बन गई माइनस का π/6 प्लस यहाँ आपको 4/3 एज इट इज। चलिए सीकेंड स्क्वायर एक्स dx को भी एज इट इज लिख लीजिए, 1 को लिख लीजिए। 4 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 2 10x का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ अब आपको पुट करना पड़ेगा। पुट 2 10x इज इक्वल टू t, 2 एज इट इज। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx डेरिवेटिव लेंगे, t का बन जाएगा dt। और जब भी पुट किया जाता है तो हमेशा लिमिट चेंज होती है और ये लिमिट यहाँ से हमने लिखी ही नहीं है, 0 से π/2, इसे आप लिखेंगे। अब ये लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से π/2। व्हेन x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0, क्योंकि 10 0 0 होता है। एट x इज इक्वल टू π/2, 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी। ओके,
तो लिमिट चेंज हो जाएगी अब 0 से इन्फिनिटी। -π/6 एज इट इज़, 4/3 भी एज इट इज़, लिमिट चेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी। और हमें चाहिए सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू, जो यहाँ से आएगी क्या, dt/2। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, तो 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया और dt को यहाँ 1 प्लस इसे हमने t पुट किया है, तो ये हो गया t²। ओके, -π/6 एज इट इज, 2 2 4 प्लस का 2/3, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स t। लिमिट पुट होगी 0 टू इन्फिनिटी, -π/6 प्लस 2/3, tan इनवर्स t के प्लेस पर इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ होता है, π/2 पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी अगर लिखा हो तो इन्फिनिटी को लिखा जा सकता है tan π/2। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और क्या बचेगा, π/2, और इसकी वैल्यू 0। 2 से 2 कैंसिल, -π/6 प्लस π/3, एलसीएम लेंगे 6 माइनस पाई प्लस 2π, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, π/6 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट्स ओपन की, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए पहले हमने -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसके बाद 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। डिनोमिनेटर अलग अलग करने के बाद राइट साइड में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड में ये टर्म्स कैंसिल हो गई, लेफ्ट साइड मतलब फर्स्ट टर्म में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और यहाँ अपर लिमिट पुट कर दी गई क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। और सेकेंड टर्म में कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद दो जगह सीकेंड स्क्वायर बनेगा, इस वाले सीकेंड स्क्वायर के प्लेस पर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ 2 10x को t पुट करना है। ओके, जब भी पुट किया जाता है तो हमेशा लिमिट्स चेंज हो जाती हैं, इसे आप ज़रूर याद रखें। लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और पुट करने के बाद इंटीग्रल ऐसा बन जाएगा, 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू π/2। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/6। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। इसकी चॉइस में देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है इसके कंपैरिजन में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इस इलिप्स ने जो एरिया बाउंड किया, हमें जो रीजन बाउंड किया, हमें उसका एरिया बताना है। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है x²/25 प्लस y² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। ओके, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, ऐसे इज इक्वल टू 1। ये 5 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आ जाएगा 5 0, यहाँ पर है -5 0, और जो y के डिनोमिनेटर में है √3 वो आएगा यहाँ 0 √3, 0 माइनस √3। हमें रीजन, इस कंप्लीट रीजन का एरिया फाउंड करना है, और इसके लिए हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ज़रूरत है, बस इतनी। ओके, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लूँ और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस कंप्लीट
रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी और लिमिट चलेगी 0 to 5। ओके, हम क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो एरिया क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 0 to 5 y इंटू डी एक्स। एक्स एक्सिस की तरफ आप काम कर रहे हैं तो dx आएगा, और जब भी यहाँ dx होता है तो आपको फंक्शन में से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ओके, तो चलिए पहले हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको y कैलकुलेट करना है तो वाई स्क्वेयर बाई 3 को यहीं लिखिए और एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को राइट साइड ले जाइए ऐसे। ओके, एलसीएम आएगा 25, यहाँ लिखना 25 माइनस एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के डिवाइड में जो ये 3 है, डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं ऐसे। बड़े आराम से ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब अंडर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड, 3 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, 25 का क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और 25 माइनस एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी अंडर रूट लग जाएगा। ये है y की वैल्यू। ओके, हम यहाँ पर y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं जहां सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ओके, नाउ अगर मैं इस पॉइंट का नाम A, इसका B लिख लूं और ये O है ही, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया AOBA in first quadrant। ओके, दिस इज इक्वल टू 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 5 y इंटू डी एक्स, और अब y की हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ओके, 4 अंडर रूट 3 बाई 5 इंटीग्रेशन 0 से 5 25 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इस इंटीग्रल के लिए आपको ये वाला रूल पता होना चाहिए, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई 2 स्टेटमेंट एज इट इज प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो 4 अंडर रूट 3 बाई 5 एज इट इज, एक्स बाई 2 स्टेटमेंट एज इट इज प्लस ए का स्क्वेयर यानी 25 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मतलब इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ऐसे। ओके, लिमिट 0 से 5 चल रही थी तो 0 to 5 हम यहाँ लिखेंगे, 4 अंडर रूट 3 5 एज इट इज। अब देखिए अपर लिमिट हमें पुट करनी है 5, जब आप यहाँ 5 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये वाली वैल्यू क्या बन गई, 0। जब आप यहाँ पुट करेंगे 5 तो ये बनेगा 25 बाई 2 साइन इनवर्स 5 बाई 5, और लोअर लिमिट पुट करने से ये वाली वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0। ओके, 5 से 5 कट करके आ जाएगा 1, 4 अंडर रूट 3 बाई 5 25 बाई 2। अब आपके पास यहाँ वैल्यू है साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कब होता है, साइन पाई बाई 2 पर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, क्या आंसर आ गया, पाई बाई 2। नाउ 4 अंडर रूट 3 बाई 5 25 पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 5 जा
25, इसलिए आंसर क्या आएगा 5√3 पाई यूनिट्स। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एरिया है इस इलिप्स का, ये टोटल एरिया। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 34, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में 100% ये क्वेश्चन आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म है। ओके, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगी मैं आपको, जिसे आप यूज करेंगे। D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 की लेंथ, और इस सारी टर्म का मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वेक्टर फॉर्म में लगता है, और हमें कैसी फॉर्म दे रखी है, ये कार्टेशियन फॉर्म। कोई बात नहीं, हम इन कार्टेशियन फॉर्म से A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। पहली लाइन की इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 34, x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 z + 1/1। ये है फर्स्ट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। हमें क्या करना है, यहाँ से पासिंग पॉइंट ढूंढना है कि वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको इन नंबर्स को लेना है साइन चेंज करके, -1 -1 -1 ऐसे। ओके, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है 7 -6 और 1, ये होती हैं डायरेक्शन रेशोज। अंडरस्टैंड? यहाँ से हम इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन बना सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, R इज इक्वल टू A + λB। ओके, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशंस हैं इसलिए हम A1 और λB1 से इसे डिनोट करेंगे। और A1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट से बनाइए, -i -j -k प्लस लैम्डा। B1 बनेगा डायरेक्शन रेशोज 7i -6j + k ऐसे। ओके, सिमिलरली जो सेकेंड कार्टेशियन फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, उससे भी हम वेक्टर फॉर्म बना लेंगे। x - 3/1 y - 5/-2 z - 7/1। ओके, इसका पासिंग पॉइंट क्या बनेगा, चलिए मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। इसकी वेक्टर फॉर्म आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, इनके साइन चेंज कर दीजिए और ij के लगाना, 3i + 5j + 7k प्लस लेमडा के प्लेस पर अब आप म्यू लिखिए, और ये वाली डायरेक्शन रेशोज i - 2j + k। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, हमें A1 A2 B1 B2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पहली वैल्यू A1 की होती है, ये वाली वैल्यू A1 और ये वाली वैल्यू A2, ये B1 और ये B2। ओके, तो हम ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल टू -i -j -k, और A2 की वैल्यू 3i + 5j + 7k। B1 की वैल्यू है 7i -6j + k, और B2 की वैल्यू i - 2j + k। ओके, हाँ जी, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए हमें कैलकुलेट करना है
B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व होती है? I लिखना, J लिखना और K। B1 B2 के कोफिशिएंट्स 7 -6 और 1, 1 - 2 और 1, यहाँ से ये कोफिशिएंट्स लिखने हैं आपको। ओके, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। I -6 + 2, फिर J के आगे क्या लगता है? माइनस, अब ये वाला कॉलम और ये रो हटाने के बाद 7 1 ज़ा 7 और 1 1 ज़ा 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और के टर्म भी ऐसे ही लिखी जाएगी। 7 और -2 की मल्टीप्लाई -14, इन दोनों की मल्टीप्लाई -6 जो +6 बन जाएगी। ये बनेगा -4i -6j -8k। ओके, और यहीं पर आप इसकी लेंथ को भी कैलकुलेट कर लीजिए। -4 का स्क्वायर, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर का सम का अंडर रूट, ऐसे। ओके, 16 36 64, इनका सम आ जाएगा 116। बस एक वैल्यू और आपको कैलकुलेट करनी है, A2 - A1। A2 - A1 कैसे कैलकुलेट होगा? ये है A2, ये है A1। 3 में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8, यानी A2 - A1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4i + 6j + 8k। बस, अब आप बड़े आराम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या रूल था? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 डिवाइडेड बाय ये लेंथ है और ये मॉडुलस। ओके, अब B1 क्रॉस B2 की क्या वैल्यू आई थी? ये वाली, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। -4i -6j -8k। ओके, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें A2 - A1 के साथ। 4i + 6j + 8k। ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी थी? √116 और ये मॉडुलस। ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। करिए मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, -36 -64, इन सभी नंबर्स को आप ऐड करेंगे 116 आएगा। √116, माइनस को कैंसिल कर दिया मॉडुलस की वजह से, और अब इस 116 को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में ये है ही, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। 116 होता है 29 4 ज़ा, ऐसे। ओके, 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा, 2 √29 यूनिट्स, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो वेल एंड गुड, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उससे आप वेक्टर इक्वेशन बना लीजिए। ओके, रूल आपको सिर्फ एक ही याद करना है, ये वाला। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस दिस एंड दिस। हमें इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। सबसे पहले हम, इसने पूछा वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, कार्टेशियन
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या पॉइंट है 1 2 -4। ओके, तो अब देखिए x -1 डिवाइडेड बाय a, y -2 डिवाइडेड बाय b और z ये -4 है, इसका +4 बन जाएगा, यानी पासिंग पॉइंट के साइन चेंज हो जाते हैं। डिवाइडेड बाय ए बी सी, इसे लिख दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। अब जो लाइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं ये वाली दोनों आपको यहाँ लिखनी है। x -8/3 y +19/-16 और z -10/7, इसे हम बना देते हैं सेकंड। और x -15/3 ये प्लस यहाँ गलती से लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल ही आएगा। y -29/8 z -5/-5, इसे बना देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। क्योंकि लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 और 3 के, इसलिए क्या होना चाहिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे, सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर to the given lines 2 and 3. So A की मल्टीप्लाई 3 के साथ, B की मल्टीप्लाई -16, C की मल्टीप्लाई 7 के साथ, यानी 3A - 16B + 7C क्या होना चाहिए 0 के इक्वल। सिमिलरली 3A 8B और -5C। ओके, 3A + 8B - 5C = 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी सी का आंसर लाएंगे, a/b/ और c/। ओके, यहाँ आपको क्या करना होता है, a के डिनोमिनेटर में इसे हटाने के बाद जो ये टर्म्स बच गई b और c, इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, -16 8 7 -5। सिमिलरली b को हटाने के बाद a और c के कोफिशिएंट्स आपको यहाँ लिखने हैं, और c को हटाने के बाद जो कोफिशिएंट्स बच गए a और b के, वो आपको यहाँ लिखने हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये एरो का निशान याद कर लीजिए, ऐसे ऐसे। ओके, 16 5 = 80, 7 8 = 56 = b/, पहले आपको ये वाली मल्टीप्लाई करनी है, 7 3 = 21 + 5 3 = 15, क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस है, 8 3 = 24, 16 3 = 48, पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, 80 - 56 24, 21 + 15 36 c/72। 12 के टेबल से ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 12 2 = 12 3 = और 12 6 = ओके, अब हमें क्या मिल गया, ये मिल गई डायरेक्शन रेशोज। ओके, आंसर में हमसे वेक्टर इक्वेशन पूछी गई थी, तो अब हम डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन लिख देते हैं। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो उसका पासिंग पॉइंट है 1 2 -4 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज 2 3 6 इज, वेक्टर इक्वेशन के लिए आप आर लिखेंगे, पासिंग पॉइंट से बनता है ए, i + 2j - 4k, इससे आपने a बनाना है, प्लस लैम्डा, यहाँ से b बन जाता है 2i + 3j + 6k, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, यहाँ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मैक्सिमाइज करना है z को सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y और कंडीशंस हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है x y। एक बार आप x को 0 लिख लें, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू क्या बचेगी 5। सिमिलरली अगर आप y को 0 लिख लेंगे तो x की वैल्यू 5। यहाँ भी आपको एक ऐसी ही टेबल बनानी है। x को अगर आपने 0 लिख लिया तो मल्टीप्लाई वाले नंबर उस साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे और 2 3 ज़ा 6। और अगर आपने y को 0 लिख लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, अब हमें ये 4 लाइंस ग्राफ पेपर पर बनानी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा रीजन आएगा। ये है एक्स एक्सिस और यहाँ हम बना लेते हैं वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पर आपको कौन कौन से पॉइंट चाहिए। एक्स पर हमें एक तो 5 चाहिए, 6 भी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं 6 तक। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली y पर हमें वैल्यू कितनी चाहिए 5 और 3। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5। सबसे पहली लाइन है x इज इक्वल टू 3 वाली, तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 3 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ऐसे ये लाइन है x इज इक्वल टू 3। इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 3 रहेगी। ओके, नाउ सेकंड ये वाला पॉइंट है x0 y5। y5 का मतलब ये वाला पॉइंट है और ये वाला x5 है। y को आपको नहीं देखना है, सिर्फ आप x को 5 देखिए, यानी ये। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए। ये लाइन आ गई है हमारे पास और इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आपको यहाँ लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ ये वाली लाइन और ड्रॉ करते हैं हम x0 y3, यानी y आपको यहाँ देखना है 3 और x को देखना है 6 पर, ये वाला। ओके, 3 और 6 को मिलाने पर लाइन बनेगी ये वाली। तो जब आप इन्हें अपने कंपास का यूज़ करते हुए अच्छे से बनाएंगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल सही स्ट्रेट आएंगी, सीधी। और हमें यहाँ इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। चलिए अब रीज़न देखते हैं कौन सा रीज़न आएगा। इन सभी इनइक्वालिटीज़ में ग्रेटर देन इक्वल टू है।
ओके, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस। अब इस लाइन से भी आपको इस तरफ जाना है, इस लाइन से भी इधर जाना है, इस वाली लाइन से भी और इस वाली लाइन से भी, यानी रीजन कैसा आ गया, अनबाउंडेड। ओके, तो कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं हम। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे इस रीजन के, एक तो ये, एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट। ओके, इन तीनों पॉइंट्स को नाम लिख देते हैं हम ए बी सी। तो अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, यहाँ पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के, इसके लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करना, ये कैंसिल, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करना, 2 1 ज़ा 2 और प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस का 6 माइनस 2 की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए 4 1। ओके, सिमिलरली सी पॉइंट कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करने से बना है, एक तो ये वाली, ओके, और दूसरी ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना है, x के प्लेस पर 3 लिखना, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी है 3। इसलिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3 2। यहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। ओके, अब z की क्या वैल्यू है, माइनस एक्स प्लस 2y। इन कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एट 6 0 z कितना बनेगा, x के प्लेस पर 6 लिखें और y के प्लेस पर 0, वैल्यू आ गई -6। एट 4 1 यानी x के प्लेस पर आपको 4 लिखना है और y के प्लेस पर 1, -4 प्लस 2 की वैल्यू -2। सिमिलरली एट 3 2 भी चेक करना है हमें, z इज इक्वल टू माइनस एक्स के प्लेस पर 3 प्लस 2 इंटू 2, -3 प्लस 4 की वैल्यू 1। क्योंकि हमें z को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये देखिए यहाँ ये मैक्सिमाइज करना है। अगर ये रीजन बाउंडेड होता, अगर ये रीजन बाउंडेड होता तो हम इसको मैक्सिमम वैल्यू बता देते और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है 3 2 पर। लेकिन रीजन बाउंडेड नहीं है, रीजन कैसा है, अनबाउंडेड। सो z इज इक्वल टू 1 मे और मे नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू। ये चेक करने के लिए हमें ग्राफ में एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी और उस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड आप कहाँ से लेंगे, z से, और राइट हैंड साइड कहाँ से लेंगे, यहाँ से, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है। ओके, क्योंकि z को मैक्सिमाइज करना है इसलिए बीच में क्या लगेगा, ग्रेटर देन। तो देखिए लाइन की इक्वेशन बनेगी -x प्लस 2y लिखा, 1 लिखा, क्योंकि z को मैक्सिमाइज करना है इसलिए यहाँ ग्रेटर का साइन लगाएंगे। और अब अगेन हमें वही टेबल बनानी है x y। अगर आपने x को 0 लिखा तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, और अगर आपने y को 0 लिया तो x की वैल्यू बनेगी -1। अब इन पॉइंट से हम ग्राफ पर लाइन बनाते हैं। y को लीजिए हाफ, y का हाफ कहाँ होगा, यहाँ पर, ये है y पॉइंट का हाफ, और x की वैल्यू क्या चाहिए -1। x -1 कहाँ है, इस तरफ, ये वैल्यू। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है। डॉटेड लाइन में मिला देते हैं हम। ओके, और ये चेक करेंगे कि
कि अब जो हाफ प्लेन आएगा क्या उसके फिजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट कॉमन है या नहीं है। ओके, चलिए इस लाइन को थोड़ा डार्क ही कर लेते हैं। देखिए अब इक्वेशन है ये -x + 2y > 1। हमें ये पता लगाना है कि यहाँ शेड कौन सी तरफ होगी, हमें इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। तो आप क्या करें, एक पॉइंट है ये वाला 0 0, आप इस पॉइंट को x और y के प्लेस पर पुट करके देख लें। ये बन गया 0 > 1। ये 0 है, ये 1 है। क्या 0 1 से बड़ी होती है? नहीं। ये क्या हो गया? फॉल्स। इस बात का ये मतलब है कि आपको 0 की तरफ नहीं आना, और 0 की तरफ नहीं आएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? 0 से दूर। ऐसे पहले हमारे पास रीजन था यहाँ से, ये वाला, और अब जब हमें 0 से दूर जाना है तो ये वाला एरिया कॉमन आ जाएगा। ओके, ये एरिया कॉमन होने का क्या मतलब है कि इसमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। पहले हमारे पास ये वाला भी रीजन था, लेकिन ये जो रीजन है ये कॉमन आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे? द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन, जो नया रीजन आया है, हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। ओके, और इस वजह से सो z = 1 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं बनेगी, दैट इज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये इतना आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसी के साथ ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।